नमस्कार साथियों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से पर आपका हार्दिक स्वागत है। शिक्षा के इस विश्वसनीय मंच से मैं पवन सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, बहुत दिनों के बाद आज हम आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं हिंदी के एक नए टॉपिक के साथ, जिसका शीर्षक है कारक। ठीक है, अलग अलग परीक्षाओं में कारक को लेकर के किसी भी स्तर की परीक्षा हो, उसमें कम से कम एक प्रश्न कारक का अवश्य मिलता है। और बहुत ही छोटा टॉपिक है साथियों ये। थोड़ी सी सावधानी के साथ अगर इसको हम पढ़ लें तो एक नंबर का जो वो प्रश्न, एक या एक से अधिक 2 नंबर के जो प्रश्न होते हैं, उसको हम बहुत ही आसानी से परीक्षा में हल करके और अपने अंकों में वृद्धि कर सकते हैं। वैसे तो ये क्या कहते हैं, पढ़ाने के तौर पे देखा जाए तो सामान्य रूप से इसकी चर्चा जो मिलती है वो 8 प्रकार के भेद और उसके चिन्हों के रूप में मिलती है। और कई संस्थानों द्वारा भी बस कारक और उनके चिन्ह को बता करके और वाक्य प्रयोग के माध्यम से उसको पढ़ा करके इतिश्री कर ली जाती है। परंतु कुछ बिंदु इसमें इसके महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हम आगे चर्चा करेंगे कि कई बार क्या होता है कि एक से अधिक कारकों के जो चिन्ह होते हैं वो समान हो जाते हैं, और हम देखेंगे भी इसमें, अभी हमारे सामने आएंगे। और आप लोगों ने अध्ययन किया होगा तो अध्ययन के दृष्टिकोण से भी आप लोगों ने आसानी से, अगर मैं आपको कहूं, अगर आप जानते होंगे कारक के बारे में, तो कारक का एक प्रकार होता है करण कारक और एक प्रकार होता है अपादान कारक। तो अगर सिर्फ चिन्ह के माध्यम से हम चर्चा अपनी करते हैं या चीजों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं तो साथियों दोनों का ही चिन्ह से होता है। ठीक है ना, दोनों का ही चिन्ह से होता है। तो अब ऐसी परिस्थिति में हम कैसे पहचानेंगे कि दिए गए वाक्य में मतलब करण कारक होगा या फिर अपादान कारक होगा। ऐसी परिस्थिति और भी कारकों के मध्य में आती है। तो उन छोटे छोटे बिंदुओं में जो हमें क्या करते हैं, थोड़ा सा मन में हमारे दुविधा उत्पन्न करते हैं, तो उनके संदर्भ में हम अपनी चर्चा को रखेंगे और इस चीज को जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम इस चीजों की पहचान करेंगे कि किसी दिए गए वाक्य में आपका कौन सा कारक होगा या ऐसी कौन सी परिस्थितियां होंगी जिनमें दिए गए वाक्य में हम उचित कारकों का निर्धारण कर सकें। तो ये हमारी एक भूमिका के तौर पर था कारकों के संदर्भ में। आइए हम लोग अपने इस नए टॉपिक पर आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, जैसा कि हम अपनी विगत कक्षाओं में भी चर्चा करते रहे हैं और हमारा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि हम जिस भी टॉपिक को, जिस भी शीर्षक को पढ़ रहे हैं, यदि उसका शाब्दिक अर्थ या उसके अर्थ के बारे में हम जान लें। हिंदी में देखिए अर्थ का बहुत महत्व होता है। अगर आप अर्थ जान लेते तो बहुत सी चीजें आपकी उस विषय की स्पष्ट हो जाती हैं कि वो किस बारे में चर्चा करना चाह रहा है या किस बारे में हमें बताना चाह रहा है। तो इसी क्रम में यदि हम कारक का अर्थ जान लें, अर्थ के बात अगर हम करें तो इसका ये जो शब्द है, शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो टॉपिक है हमारा किस दिशा में हमें ले जाने का प्रयास कर रहा है या किसके बारे में हमें बताने का प्रयास कर रहा है या किस चीज की जानकारी देना चाहता है। तो साथियों, कई बार परीक्षा में अंदर न जाकर के बेसिक लेवल से, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बन ही सकता है इसका, और बन ही नहीं सकता नहीं बल्कि बनता है कि कारक क्या होते हैं या कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। एक क्वेश्चन का सीधा सा बना दिया उसने आपका, कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन, और 4 विकल्प आपके सामने दे दिए। ये आपका एक क्वेश्चन है कि कारक का शाब्दिक अर्थ क्या है और इसके 4 विकल्प आपको दे दिए। तो क्वेश्चन तो ये भी है
जरूरी थोड़ी कि हम कर्ता कारक कर्म कारण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण इन पे ही चर्चा करें या इनके चिन्ह जाने। क्वेश्चन तो कारक का यहां से भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले इसका शाब्दिक अर्थ हम लोग जान लेते हैं और फिर उस दिशा में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो शाब्दिक अर्थ की यदि चर्चा करें साथियों तो ध्यान से सुनेंगे। कारक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है काम करने वाला। ये इसका होता है शाब्दिक अर्थ, काम करने वाला। ठीक है ना, काम करने वाला। ध्यान से सुन लीजिएगा, शाब्दिक अर्थ इसका ये है काम करने वाला। कारक का शाब्दिक अर्थ है काम करने वाला। ठीक, अब दुविधा ये होती है कि जब हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं तो जब भी कहीं काम का जिक्र आता है, जब भी कहीं काम का जिक्र आता है तो काम का प्रयोग हिंदी में क्रिया के रूप में होता है। क्रिया की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ रखी है कि क्रिया क्या होता है, तो किसी वाक्य में प्रयुक्त पद या शब्द जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाता है, कार्य का होना पाया जाता है, यानी कार्य का होना जिस शब्द या पद में पाया जाएगा उसे क्रिया कहेंगे। तो काम को बताने वाला या प्रदर्शित करने वाला जो पद होगा किसी वाक्य में वो तो क्रिया होगा। तो यदि काम को प्रदर्शित करने वाला पद क्रिया है तो वो कारक कैसे हो सकता है। यहां पे एक दुविधा की स्थिति हो गई। दो बातें आपके सामने हो गई कि एक ही चीज दो पदों की कैसे हो सकती है। कारक भी काम करने और क्रिया भी काम करने के संदर्भ में हम कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर ये काम तो करता है। कारक का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ तो काम तो करता है, लेकिन काम जो करना है उसका वो एक विशेष प्रकार का कार्य होता है और वो कार्य होता है जोड़ने का। ये इसका कार्य। अब आप इसको स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। जोड़ने का कार्य, जोड़ने का कार्य। ठीक है ना। अब जोड़ने का कार्य क्या, तो देखिए हिंदी में हमारे बहुत से शब्द या पद होते हैं। ठीक है ना, और उन शब्दों को जब आपस में इकट्ठा करके, ठीक है, एक सार्थक इकाई का निर्माण किया जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में कहें जब वाक्य बनाया जाता है, तो उन शब्दों को जोड़ने के लिए, ठीक है, उन शब्दों को जोड़ने के लिए हमें कुछ पदों की आवश्यकता पड़ती है। समझ पा रहे हैं, हमें कुछ पदों की आवश्यकता पड़ती है। तो उन पदों को जोड़ने के लिए जो प्रयुक्त पद होते हैं, ठीक है ना, हम जैसे चर्चा करें तो हमारे सामने क्या है, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास संज्ञा का पद है, एक हमारे पास क्रिया का पद है, एक हमारे पास विशेषण का पद है, एक हमारे पास विशेषण का पद है। स्वतंत्र रूप से लिखे हुए हैं तो ये शब्द के रूप में आपके सामने उपस्थित है। स्वतंत्र रूप से लिखे हुए हैं तो शब्द में आपके रूप में उपस्थित है। इन शब्दों को जब हम आपस में जोड़ेंगे, इन शब्दों को जब हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए ध्यान से देखिएगा, जोड़ने के लिए हमें यहां पर जोड़ने के लिए हमें जिन पदों की आवश्यकता पड़ेगी, जिन पदों की या शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी, उन पदों या शब्दों को ही हम क्या बोलेंगे, कारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों, उन्हें हम किस नाम से जानेंगे, कारक के नाम से जानेंगे। यानी कारक का जो कार्य हुआ वो क्या हुआ, मुख्य रूप से कार्य हुआ जोड़ने का। अब अगर इसकी परिभाषा पे हम लोग चले तो साथियों एक लाइन में इसकी परिभाषा हम लोग देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, लिखते हैं कारक क्या होगा, तो लिखिए इसकी परिभाषा होगी किसी वाक्य में प्रयुक्त पदों को जोड़ने का कार्य करने वाले शब्द अथवा पद को
कारक कहते हैं। कारक कहते हैं। ये हो गया इसकी डेफिनेशन। स्पष्ट है साथियों? ये हो गया इसकी डेफिनेशन कि किसी वाक्य में क्या होगा, किसी वाक्य में जो पद प्रयुक्त हो रहे होंगे, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के जो भी पद प्रयुक्त हो रहे होंगे, उन पदों को आपस में जोड़ने के लिए जिन पदों या शब्दों का हम प्रयोग करेंगे उन्हें हम किस नाम से जानेंगे? कारक के नाम से जानेंगे। कारक के नाम से जानेंगे। ये इसकी परिभाषा हो गई, भूमिका हो गई। अब यहां इसके आगे से जो है वो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कि कारकों के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, कारकों के प्रकार कितने होते हैं, हेडिंग देखेंगे हम लोग, कारकों के प्रकार। कारकों के प्रकार, तो देखिए इसे भी लेकर के, कारकों के प्रकार को भी लेकर के भी साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी कारकों की संख्या को लेकर के पूछा जाता है प्रश्न, तो उसका आंसर 6 सही होता है। और कभी कभी मूल रूप से जो हम लोग पढ़ते हैं या सामान्य चर्चा के दौरान जब हम इसका जिक्र करते हैं या हिंदी में जब हम इसका जिक्र करते हैं, तो इसकी संख्या जो होती है वो 8 के रूप में दिखाई देती है। तो अब हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि ऐसी कौन सी स्थिति हो जाती है जब कारकों का आंसर 6 हो जाता है और किन परिस्थितियों में कारकों का आंसर 8 होता है। 8 होता है, तो उन 2 परिस्थितियों पे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखिए, अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है मूल कारकों के बारे में, मूल कारकों के बारे में, ठीक है ना, तो मूल कारकों की संख्या जो होती है साथियों वो 6 होती है। मूल कारकों की संख्या 6 होती है, इसको याद रखेंगे। प्रश्न है 6 आंसर आपका कब होगा? जब आपका प्रश्न में ये शब्द लगा होगा, इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे, मूल। ठीक है ना, जैसे हमने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी, तो वर्णमाला में भी वहां मैंने बार बार जिक्र किया था मूल वर्ण, मूल स्वर, ठीक है ना, उनकी संख्या को लेकर के चर्चा होती है। इसी प्रकार कारकों में जब हम मूल कारकों की बात करेंगे तो आंसर हमारा 8 ना होकर के क्या होगा? 6 होगा। अब चर्चा करते हैं हम लोग आगे। तो यदि किसी भी रूप में हमारा प्रश्न आए, यानी सिर्फ कारकों की संख्या को संदर्भित करे कि कारकों की संख्या कितनी होती है, या इसी में जोड़ दे, इसी में जोड़ दे हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है, तो साथियों उसका आंसर होगा 8। उसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है ना। कभी कभी कुछ बड़ी परीक्षाएं जो होती हैं, ये सी और ये पात्रता, शिक्षक पात्रता परीक्षा और ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल की जो परीक्षाएं हैं, वहां पर कवियों या लेखकों के नाम से कभी कारकों की संख्या का जिक्र आपसे नहीं करता। हाँ, हिंदी विशेषज्ञता की जो परीक्षाएं, हिंदी विषय की जो परीक्षाएं होती हैं, उसमें कभी कभी लेखकों के अनुसार या हिंदी व्याकरण के आचार्यों के अनुसार कारकों की संख्या के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस बारे में आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। आपसे जो प्रश्न होगा वो इसी स्तर पर होगा कि मूल कारकों की संख्या कितनी होती है अथवा कारकों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो आपके सामने 2 आंसर है। यदि मूल कारकों की संख्या होगी तो आपके सामने आंसर होगा 6, और कारकों की संख्या से संदर्भित प्रश्न यदि होगा तो आपका आंसर होगा 8। अब जरा चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे कि ये जो 6 कारक हैं, इनमें जो 2 कारक शामिल नहीं है। देखिए, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मूल कारकों में किसे शामिल नहीं किया गया है, किन कारकों को मूल कारकों में शामिल नहीं किया गया। तो साथियों लिख लेंगे कि हमारा जो संबंध कारक होता है, संबंध कारक होता है, और दूसरा होता है संबोधन कारक। संबोधन कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक जो हमारे ऐसे 2 कारक हैं, इन्हें हम लोगों ने मूल कारकों में शामिल
नहीं किया है, मूल कारकों में शामिल नहीं किया है। तो अगर प्रश्न बनता मूल कारकों में कौन कौन से कारक शामिल नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा संबंध और संबोधन कारक। याद रखेंगे हम लोग। आइए साथियों, अब कारकों की संख्या के बारे में चर्चा करते हैं और कैसे उनको हम पहचानते हैं, ठीक है, उस बारे में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हमारे चर्चा आगे स्टार्ट होगी। कारक के प्रकार और उनके चिन्ह। तो इसके लिए साथियों हम एक चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हम कारकों को देखेंगे और हर कारक की अपनी एक विभक्ति अथवा चिन्ह होता है, चिन्ह होता है, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहां हम लोग देखते हैं, ये चिन्ह ना हो करके चिन्ह। तो कारकों की संख्या, जैसा मैंने बोला, कारकों की संख्या जो होती है वो 8 होती है। तो पहले हम कारक देख लेते हैं। तो हमारा पहला कारक होता है कर्ता कारक, दूसरा कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण और अंतिम कारक साथियों जो होगा उसको हम लोग जानते हैं संबोधन के नाम से, ठीक है, संबोधन के। इसको यहां से हम बिगाड़ लें, ठीक है, यहां से हम बिगाड़ लें। ठीक है, संबोधन सीक्वेंस अगर दे दे तो ये हमारा 8वां, पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 8, ठीक है, ये हमारे कारक। अब हर कारक की अपनी एक विभक्ति होती है, हर कारक की अपनी एक विभक्ति होती है जिससे हम वाक्य में प्रयुक्त पदों में कारकों की पहचान करते हैं, कारकों की पहचान करते हैं, ठीक है ना। तो कारक की जो विभक्ति होती है, जिसे हम किस नाम से, जिसे हम एक अन्य नाम चिन्ह के नाम से जानते हैं, जिसे हम एक अन्य नाम चिन्ह के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होती है साथियों, वो हम लोग देखते हैं। इसको यहां लिख लेते हैं, 8वां संबोधन, ठीक है, ये कारक, कारक। तो कर्ता कारक जो हमारा होता है, इसकी विभक्ति होती है साथियों ने। कर्म कारक की विभक्ति को करण की विभक्ति से अथवा के द्वारा, संप्रदान की विभक्ति के लिए, और यहीं पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग देखेंगे, कहीं कहीं को चिन्ह का प्रयोग होने वाले वाक्यों में भी संप्रदान कारक होता है, पद में संप्रदान कारक होता है। तो उस बिंदु की चर्चा हम संप्रदान कारक के अंतर्गत करेंगे या कर्म कारक के अंतर्गत, उसको हम पहचानेंगे कि कहां पर कर्म कारक होगा और कहां पर संप्रदान कारक होगा। इसी प्रकार से अपादान कारक की विभक्ति से होती है, और ये से जो होता है वो अलग होने की स्थिति को दर्शाता है, अलग होने की स्थिति को दर्शाता है, अलग होने की स्थिति को दिखा। संबंध कारक जो होता है, इसकी विभक्ति का, की, के, रा, री, रे
और ना नी ने होती है। का की के, रा री रे और ना नी ने होती है। ठीक है ना, याद रखेंगे। अधिकरण कारक जो हमारा होता है इसकी विभक्ति में अथवा पर होती है। क्या होती साथियों? में अथवा पर होती है। और सबसे अंतिम हमारा जो कारक होता है संबोधन कारक, ठीक है, इसकी विभक्ति हे, रे, अरे, संस्कृत में कुछ पदों में भू शब्द का हम लोग प्रयोग देखते हैं। ठीक है ना, तो हे, रे, अरे और भो, इन शब्दों या इन विभक्तियों या इन चिन्हों का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? संबोधन कारक में करते हैं। संबोधन कारक में करते हैं। ठीक है। अब साथियों कारक को हम लोग जान चुके हैं क्या होता है। अब यहां पर इस चिन्ह को भी हम विभिन्न नामों से जानते हैं। इस चिन्ह को भी हम विभिन्न नामों से जानते हैं। ये जो चिन्ह होता है हमारा, इसका एक अन्य नाम परसर्ग अथवा विभक्ति अथवा कारक चिन्ह होते हैं। देखिए इतने नामों से आ सकता है, चाहे चिन्ह बोले, चाहे परसर्ग बोले, चाहे विभक्ति बोले, चाहे कारक चिन्ह बोले, एक ही की बात करेगा वो, इनकी ही चर्चा करेगा। कई बार पेपरों में हमारे सामने छात्र या हमारे कुछ प्रिय क्वेश्चन लेकर के आते हैं कि सर परसर्ग किसे कहते हैं, परसर्ग किसे कहते हैं। तो साथियों शब्द निर्माण में देखिए, शब्द निर्माण में शब्दों का प्रयोग तीन प्रकार से होता है। एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। ये तो आप लोग सामान्य रूप से इसकी चर्चा करते ही हैं और सभी ने इसके बारे में सुना भी होगा। तो उपसर्ग जो होते हैं वो प्रायः ऐसे शब्दांश होते हैं जिनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? किसी मूल शब्द के पहले करते हैं और शब्द की रचना करते हैं, शब्द की रचना करते हैं। इसी तरीके से प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दांश ऐसे जिनका प्रयोग हम किसी मूल शब्द के बाद में करते हैं और शब्द में क्या करते हैं? अर्थ में परिवर्तन करते हैं, विशेषता को बढ़ाते हैं। ठीक है ना, उसकी विशेषता को बढ़ाते हैं या शब्द का अर्थ ही परिवर्तित कर देते हैं या विपरीत अर्थ की प्राप्ति करते हैं। ठीक है ना, तो पहले लगने वाले शब्द जो होते हैं उपसर्ग, बाद में लगने वाले शब्द जो होते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। इसी प्रकार से जब हम दो पदों को क्या करते हैं? आपस में जोड़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब दो पदों को हम आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए उनके बीच में, भाई देखिए बहुत आसानी से हम समझ रहे, किसी भी चीज को हम अपने व्यवहारिक जीवन की यदि बात करें, व्यवहारिक जीवन की भी अगर चर्चा करें, तो यदि हमें किन्हीं दो चीजों को जोड़ना है तो हमें किसी ना किसी इंसुलेशन की, किसी ना किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? दो कागजों को भी यदि हमें जोड़ना होता है तो हमें फेविकोल या गम चाहिए होता है ना। हमारी चप्पल टूट जाती है तो फेविक्विक लगा करके हम चप्पल जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं? ऐसे ही तो हम चप्पल को चिपका दे तो जुड़ नहीं जाएगी ना। तो जोड़ने के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार से जब हिंदी में हम दो शब्दों को आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं, तो जोड़ने के लिए हमें कुछ पदों की या शब्दों की जरूरत पड़ती है। तो शब्दों को जोड़ने के लिए जो क्या होते हैं? शब्द होते हैं, उन्हें हम परसर्ग के नाम से भी जानते हैं, परसर्ग। ठीक है ना, यानी परसर्ग क्या होते हैं? ये हमें कारकों की पहचान कराते हैं, कारकों की पहचान कराते हैं। ठीक है ना, किसी वाक्य में दिए गए पद में कौन सा कारक है, कौन सा कारक है, इसकी पहचान हमें, इसीलिए देखिए इसको चिन्ह भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चिन्ह। चिन्ह का मतलब क्या होता है? चिन्ह का मतलब होता है कोई निशानी। जैसे हम लोग हैं,
है ना। हम लोग हैं कहीं जाते हैं, जैसे हम लोगों का जैसे मान लीजिए मेडिकल हुआ, हम लोगों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और मेडिकल हुआ, तो हम लोगों से पूछता है कि आपकी पहचान करने के लिए कोई ऐसा चिन्ह बताएं जो आपके शरीर पे हो जिससे आपकी पहचान की जा सके। भाई एक ही रंग रूप के स्वरूप के एक से अधिक व्यक्ति पाए जाते हैं, और मान लीजिए कोई प्लास्टिक सर्जरी करवा करके विभाग में आपकी जगह आ गया, आप महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं और उसने क्या किया, अनियमितताएं की, भ्रष्टाचार किया और फिर निकल गया, तो फंस तो आप जाओगे। तो ऐसी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चीज हर व्यक्ति के पास होती है, ईश्वर देता है। तो उस चीज के माध्यम से क्या की जाती है, पहचान की जाती है। क्या की जाती है, पहचान, कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो वास्तविक व्यक्ति ही है। इसी प्रकार से ये चिन्ह यहां शब्दों में प्रयुक्त होते हैं जो हमें पहचान कराते हैं कि दिए गए पद में कौन सा कारक है, कौन सा कारक है। समझ पा रहे साथियों, इसीलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं, चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए यहां पे एक परिभाषा आपकी और बन सकती है कि विभक्ति अथवा परसर्ग क्या होते हैं। विभक्ति अथवा परसर्ग क्या होते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछी भी गई है इसकी परिभाषा कि विभक्ति अथवा परसर्ग किसे कहते हैं, विभक्ति अथवा परसर्ग किसे कहते हैं। तो इसको भी हम लोग लेकर के चलेंगे। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों ने नोट किया होगा, इसको आप लोग एक बार नोट कर लें, ठीक है, और उसी के बाद फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, हमारी, मैंने बोला विभक्ति अथवा परसर्ग, परसर्ग, ठीक है ना। तो विभक्ति अथवा परसर्ग क्या होते हैं, तो इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे। इसकी परिभाषा होगी वाक्य में प्रयुक्त पदों में कारकों की पहचान कराने के लिए प्रयुक्त पदों को विभक्ति अथवा परसर्ग कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। या दूसरे शब्दों में अगर हम परसर्ग को परिभाषित करें तो अभी मैंने क्या बताया कि दो पदों के मध्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द अथवा पद, पदों के मध्य में प्रयुक्त होने वाले, दो पदों के मध्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द अथवा जो पद होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, उन्हें हम परसर्ग के नाम से जानते हैं। दोनों डेफिनेशन आपके सामने है, आप लोग लिख सकते हैं कि विभक्ति क्या होती है और परसर्ग क्या होते हैं, आपके सामने है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, तथ्य हैं जिसको हमने समझना जरूरी है कारकों की चर्चा करने से पहले। देखिए उन बिंदुओं को यदि हम समझ लेते हैं तो कारक हमारा बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और साथियों कारक को हम सिर्फ कारक के संदर्भ तक ही सीमित नहीं रखते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आपको एक बात बता दें जिसकी चर्चा हम कारकों के समाप्त होने के बाद अंत में करेंगे कि कारकों के प्रयोग में यदि हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कारकों के प्रयोग में यदि हम क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं तो वाक्य में
प्रायः क्या हो जाती है, अशुद्धि आ जाती है। देखिए, भाव और अर्थ के आधार पर जब हम चर्चा करेंगे तो वाक्य को पढ़ने में अर्थ के आधार पे हमें कोई मतलब अशुद्धि दिखाई नहीं देगी या सुनाई नहीं देगी या प्रतीत नहीं होगी। लेकिन अगर कारकों का हमने ठीक से अध्ययन किया है तो हम इस चीज को वहां पर पकड़ पाएंगे भली बात से कि कारकों का जो स्थान है प्रयोग का, उसमें परिवर्तन हुआ है और उस परिवर्तन के कारण जो दिया गया वाक्य है वो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो कारकों के प्रयोग से संबंधित अशुद्धि भी वाक्य में पाई जाती है और उसी को वाक्य शुद्धि के रूप में भी हम लोग देखते हैं। वाक्य शुद्धि में एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि कारकों के प्रयोग से संबंधित अशुद्धि। वाक्य में किसी कारक का जो प्रयोग है वो कहां पर होगा बच्चों, ये भी जो है वो नियत होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो उसकी चर्चा हम जब करेंगे जब हम सारे कारकों की चर्चा कर लेंगे और उसके आधार पर फिर हम देखेंगे कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो देखिए, कारक सिर्फ कारक तक ही सीमित नहीं है, ये वाक्य शुद्धि में भी आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में आएगा और मिलेगा। ठीक है, तो हम पहले कुछ बिंदुओं पे चर्चा कर लेते हैं जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु पे हम चर्चा करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, जो आपके स्तर से महत्वपूर्ण होंगे और उसके बाद फिर हम सीधे कारकों से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला नोट के पॉइंट में आप इसको चाहें तो नोट कर ले। पहला बिंदु जो है उसमें आप लोग लिखें, प्रत्येक कारक की अपनी विभक्ति होती है। अभी हमने पीछे पढ़ा, प्रत्येक कारक की अपनी विभक्ति होती है। जैसे हमने देखा कर्ता की ने, ठीक है, कर्म की को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के, रारी रे नानी ने, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे रे। ठीक, तो हर कारक की अपनी एक विभक्ति होती है। ठीक, और यही मैंने विभक्ति की परिभाषा लिखवाई थी कि वाक्य में प्रयुक्त पदों की पहचान कराने के लिए विभक्ति क्या कराती है, पहचान कराती है। यदि ने का प्रयोग हो रहा है तो ने का प्रयोग जिस पद के साथ होगा उस पद में आपका कर्ता कारक होगा। यदि का की विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, का की के का प्रयोग हो रहा है, तो जिस पद के साथ उसका प्रयोग हो रहा है उस पद में क्या होगा, 100% कौन सा, संबंध कारक होगा। तो ये जो विभक्ति होती है ये पदों की पहचान कराती है। तो इसका पहला पॉइंट हो गया, हर कारक की अपनी एक निश्चित विभक्ति होती है। ठीक, दूसरा, अब दूसरा पॉइंट जो मैंने चर्चा में लिया था, चर्चा में लेते हो क्या लिया था, यदि किन्हीं दो कारकों की विभक्ति समान हो, यदि किन्हीं दो कारकों की विभक्ति समान हो, ठीक है। जैसे हमने बोला करण कारक की विभक्ति से, अपादान कारक की विभक्ति से, ठीक है ना, संबोधन कारक की विभक्ति को, कर्म कारक की विभक्ति को, इसी प्रकार कर्ता कारक की विभक्ति ने, संबंध कारक की विभक्ति भी ने। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? देखिए, हमने आपको बोला है जो ने है, यहां से समझने का प्रयास कीजिए। हमने आपको बोला है जो ने है, ये ने साथियों कर्ता कारक की भी होती है और नानी ने संबंध की भी होती है। इसी प्रकार जो मैंने बोला से, तो साथियों ये करण कारक की भी होती है और अपादान कारक की भी होती है, ठीक। इसी प्रकार मैंने बोला एक विभक्ति को, तो इसका प्रयोग करण कारक के रूप में भी होता है और कहीं कहीं वाक्यों में
संप्रदान की। ऐसी परिस्थिति हो जब दो कारकों की विभक्ति क्या हो जाए, समान हो जाए, ठीक है ना, दो कारकों की विभक्ति समान हो जाए। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं साथियों, देखिए, तो जब दो कारकों की विभक्ति समान होती है तो वाक्य में उनका जो प्रयोग होता है, वाक्य में प्रयोग या वाक्य में जो भाव होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वहां पर हम जो कारक का निर्धारण करेंगे साथियों, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर विभक्ति सेम है, विभक्ति सेम है, जैसे से का प्रयोग आ गया, आप पहचान नहीं पा रहे हो कि अपादान लगाएं कि करण लगाएं, तो वाक्य में उसका जो प्रयोग होगा, उसका प्रयोग का जो भाव होगा वो अलग अलग होगा। यानी वहां पे हम कारक का निर्धारण चिन्ह के आधार पर ना करके भाव के आधार पर करेंगे। अब यहां पे एक महत्वपूर्ण फिर बिंदु आया, इसको भी ध्यान रखिएगा। चिन्ह के साथ साथ भाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। चिन्ह के साथ साथ भाव की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कारकों के निर्धारण में, ठीक है ना। तो जब कभी चिन्ह समान हो जाता है तो ऐसे वाक्यों में हम जो कारक का निर्धारण होता है वो भाव के आधार पर करते हैं, भाव के आधार पर करते हैं। दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे भी हम लोग कई प्रश्नों को अपने क्या करेंगे, निकालेंगे, हल करेंगे। तीसरा पॉइंट आप लोग नोट करें, तीसरा पॉइंट नोट करें, इसको मैं भी गाँव देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपसे वन लाइनर के रूप में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कारकों का प्रयोग किसके साथ होता है, तो 100% ध्यान रखिएगा, अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए कि कारकों का प्रयोग केवल संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों के साथ होता है। सर्वनाम पदों के साथ होता है। 10 मिनट शेष है सर, ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए कि कारकों का जो प्रयोग होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होता है साथियों, सिर्फ और सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम के पदों के साथ होता है। यदि किसी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम के अलावा कहीं भी चिन्ह का या कारक का प्रयोग हो जाए तो उस पद में कारक नहीं होगा, कारक नहीं होगा। यानी क्रिया के साथ या विशेषण के साथ या किसी के साथ यदि चिन्ह का प्रयोग होता है तो चिन्ह का प्रयोग देख करके आप उस पद में यह नहीं कह सकते कि दिए गए पद में संबंधित चिन्ह से संबंधित कारक होगा, संबंधित कारक होगा, बिल्कुल नहीं होगा जब तक कि दिया गया पद कैसा ना हो, संज्ञा और सर्वनाम का ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और एक अंतिम जो हमारा बिंदु है जिसको हम लेते हैं और उसको लेकर के फिर हम सीधे कारकों को स्टार्ट करेंगे। तो अंतिम जो बिंदु है हमारा वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में है। लिखिए कि किसी वाक्य में एक से अधिक कारकों का प्रयोग एक साथ हो सकता है परंतु, अब इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा जो बिंदु है, परंतु एक ही स्थान पर एक से अधिक कारकों का प्रयोग
कारकों का प्रयोग नहीं होगा। इस बिंदु को भी देख लीजिए। हमने क्या कहा कि जैसे कोई एक वाक्य लिखा हुआ है, एक वाक्य लिखा हुआ है, ठीक है ना, और संज्ञा और सर्वनाम पदों के साथ कारकों का प्रयोग होना है। संज्ञा और सर्वनाम पदों के साथ कारकों का प्रयोग होना है, ठीक। अच्छा, अब उस वाक्य में कई संज्ञा और सर्वनाम के पद हैं, ठीक, कई संज्ञा और सर्वनाम के पद हैं। तो उन पदों के साथ एक से अधिक, यानी कारक हैं, संज्ञा सर्वनाम के पद, जाहिर सी बात है कारक होंगे, कारक होंगे। तो उन पदों के साथ, यानी एक ही वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं, एक से अधिक कारक हो सकते हैं। यानी जैसे हमने बोला कि कोई वाक्य है तो उस वाक्य में कर्ता कर्म करण संप्रदान हो सकता है, ये चारों कारक आपके उपस्थित हों। कभी कभी वाक्य तो ऐसा मिल जाता है कि 8 कारक ही वाक्य में मिल जाते हैं, यानी एक ही वाक्य में 8 कारकों का प्रयोग हो जाता है और होता है। सामान्य रूप से भी हम जब बातचीत करते हैं, वाक्य बोलते हैं, लिखते हैं, तो एक से अधिक कारकों का प्रयोग वाक्य में होता ही है, होता ही है। तो ये तथ्य हमारा पहला है कि एक वाक्य में एक से अधिक कारकों का प्रयोग होता है, हो सकता है, लेकिन एक ही जगह पर, जैसे ने चिन्ह है तो उससे संबंधित पद पर कर्ता कारक होगा। को चिन्ह है, जैसे के लिए चिन्ह है, तो उससे संबंधित जो पद होगा उसमें कौन सा कारक होगा, उसमें संप्रदान कारक होगा। लेकिन ने चिन्ह के साथ ही हम किसी दूसरे से चिन्ह या को चिन्ह या के लिए चिन्ह का प्रयोग कभी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। एक स्थान पर एक ही चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे, 2 चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे। ये पॉइंट है हमारा, यहां पे कह रहा है कि एक वाक्य में तो एक से अधिक कारक प्रयोग हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक ही स्थान पर एक से अधिक कारकों या चिन्हों का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाएगा। इस पॉइंट को भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे कारकों से संबंधित, जो आपको कारक को पढ़ाने से पहले पढ़ाना आवश्यक था। तो आशा करता हूं कि यहां तक की जो हमारी आज की पढ़ाई है, जो हमारा कारकों से संबंधित अध्ययन है, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक रूपरेखा के तौर पे, भूमिका के तौर पे हमने कारकों का जो एक अध्ययन है वो समाप्त कर लिया है। साथियों, अब कहते हैं ना कि जैसे किसी इमारत को बनाना हो तो उससे पहले अगर उसका स्ट्रक्चर जो है ना, ढांचा जो है, अगर वो मजबूत बना दिया जाए तो इमारत अपने आप बुलंद हो जाती है। तो कारकों से संबंधित जो बिंदु थे, ठीक है ना, जो महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट थे, उस पर हम लोगों ने अपनी चर्चा को कर लिया है, ठीक है। अब इस पर एक बहुत ही भव्य कारकों से संबंधित एक इमारत का हम लोग निर्माण करेंगे, जो आसानी से आपके मन मस्तिष्क में क्या हो समा सके, आप उसको समझ सकें। तो अपनी अगली क्लास में हम लोग कर्ता कारक के साथ, हम यहां पर डाल भी दे रहे हैं, पहला हमारा कारक का जो प्रकार है, कर्ता कारक के साथ अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। आशा करता हूं आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखेंगे और आगामी आने वाले समय में जो भी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी को बनाए रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी आज की चर्चा को विराम देता हूं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।